नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ में। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धि क्या होती है। सबसे पहले दिया हुआ मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के योग को, मानसिक क्रियाओं, जो मानव की मानसिक क्रियाएं हैं और योग्यताएं हैं, उनके योग को बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस कहा जाता है। बस यहाँ से ये याद रखना है। फिर देखते हैं बुद्धि की परिभाषाएं। तो परिभाषा मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई इतनी इम्पोर्टेंट इतनी है नहीं, बाकी एक आधा कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो गाल्टन की सबसे पहले मेरे को लगती है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। और ज़्यादा करें तो एक ये टर्मन वाली और देख सकते हो, बाकी थोड़ी थोड़ी नज़र इन पर मार लेना। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये भी एक बार देख लेना टर्मन वाली। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो आगे देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। देखो यहाँ से तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। ये बुद्धि की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं और काफ़ी तुम्हारे कन्फ्यूजन्स हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से सॉल्व होंगे। देखो क्या विशेषताएं हैं बुद्धि की, स्पेसिफिकेशंस। देखो बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव, बुद्धि पर जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये ठीक है बिल्कुल। अंतर करने की क्षमता विकसित होती है, किसी भी चीज़ में अंतर करना हो उसकी क्या होती है, अंतर करने की क्षमता पैदा होती है। ठीक है, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, जन्मजात, ये रॉस ने कहा है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। ठीक है, सीखने में सहायक है, लिंग भेद का प्रभाव नहीं। देखो ये यहाँ क्वेश्चन बनता है, ये कहा जाता है कि एक लड़की गणित में कमज़ोर है और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो जब यहाँ सीधा कहा गया है कि लिंग भेद का प्रभाव नहीं, बुद्धि पर किसी भी तरीके का लिंग भेद का प्रभाव नहीं रहता भाई, सबको इक्वल, मतलब बुद्धि सबकी मतलब बराबर होती है, लेकिन एनवायरनमेंट का उस पर फ़र्क पड़ता है कि बच्चे को एनवायरनमेंट किस तरीके का मिला है। तो इस तरीके से नहीं होता है कि लड़की कमज़ोर होती हैं मैथ्स में, लड़के होशियार होते हैं, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत पुटअप किया जाता है इससे रिलेटेड कनेक्ट करके। ठीक है, और एक यहाँ से इससे रिलेट करके क्वेश्चन दिया जाता है, बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव है, तो ये पूछा वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव होता है या वातावरण का, इस तरीके से। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, ये बिल्कुल ठीक है। जटिल समस्याओं का समाधान और नवीन परिस्थितियों से सामंजस्यता, जब बुद्धि है तो नवीन परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य बिठाने की क्षमता रहती है। फिर नेक्स्ट है बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखेंगे। थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। मोस्टली थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट है, तो 3 तरीके की बुद्धि उन्होंने बताई है, 3 तरीके के प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 प्रकार बताए कि बुद्धि के कितने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कितने हैं, 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स की है। तो सबसे पहले ये मूर्त बुद्धि, गामक, यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक, इसको नाम अलग अलग दिए गए हैं, तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, इस बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों, भौतिक वस्तुओं से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, नर्तक, वादक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, इस तरीके के बनते हैं। तो ये जो होती है मूर्त बुद्धि, ये होती है भाई कि हम देखो बिना किसी कोई डिग्री डिप्लोमा लिए हम किसी काम को सीखने लग जाते हैं। जैसे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो वो किसी काम को सीखने लग जाते हैं, जैसे बाइक का काम या किसी कार रिपेयरिंग का, इस तरीके से वो काम में लग जाते हैं। या कोई और काम सीख लेते हैं, जैसे बिना डिप्लोमा किए कोई बिजली का काम सीख लेते हैं, बिजली का काम करना, ठीक करना। ठीक है, इस तरीके से जो वो खुद एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो तो ये मूर्त बुद्धि है, यंत्रों, मशीनों, इनके भौतिक वस्तुओं के सहारे से सीखते हैं। ठीक है, फिर है दूसरे नंबर पे अमूर्त बुद्धि। इसका संबंध ज्ञान उपार्जन से होता है, ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से होता है। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से। इसमें क्या होता है, इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म और अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना होता है। ठीक है, जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चंस को करते हैं, डॉक्टर्स अपनी डिग्री डिप्लोमा जो भी लेखक होते हैं, ये मतलब अमूर्त रूप से जो सोच विचार करते रहते हैं, अमूर्त जिसमें चीज़ें होती हैं,
वो होता है ठीक है। इसमें ये याद रखना कि भाई कारीगर, मैकेनिक, तो इसमें मूर्त वाली में ये सब याद रखना कि मूर्त वाली में कौन कौन से होते हैं। और याद रखने की जरूरत है नहीं, जब मैंने तुम्हें बता दिया जो काम वैसे सीखे जाते हैं बिना मतलब किसी पढ़ाई लिखाई के, उन्हें सीख सकते हैं, तो वो होते हैं तुम्हारे मूर्त बुद्धि वाले। और अमूर्त में ये पुस्तक के ज्ञान से रिलेटेड है, जो भी हम एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं, डिग्री डिप्लोमा जो भी करते हैं उसमें पढ़ा जाता है जो भी, ठीक है। शिक्षक, दार्शनिक, ये पेंटर, ये सब इसमें बनते हैं, ठीक है। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। हाँ, इंटीरियर डिजाइनर जो होता है उसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। उदाहरण के लिए दिया है। फिर तुम्हारा दिया हुआ है तीसरे नंबर पे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। सामाजिक कार्य तो भाई तुम्हें पता ही है, जो अच्छे बुद्धि, जो इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे नेता बनते हैं, ठीक है, व्यवसायी बनते हैं और कूटनीतिज्ञ बनते हैं, सेवक बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जो भी सामाजिक कार्यों से रिलेटेड जो भी हैं, ठीक है, तो वो सामाजिक बुद्धि में ज़्यादा होते हैं, जिनका मिलना जुलना ज़्यादा लगा रहता है। तो अच्छे नेता हैं, लोगों से बातचीत करने का तरीका जो भी है, इस तरीके से उनकी बुद्धि इसी तरीके से सेट, माइंड उनका उस तरीके से सेट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सामाजिक बुद्धि में काउंट होंगे। फिर देखते हैं हम बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के, तो यहाँ देखते हैं बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में से, ठीक है। सिद्धांत ये किसने, सिद्धांत कौन कौन से हैं और इनके प्रतिपादक दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बार देख लेते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आता है, अल्फ्रेड बिने ने दिया। अल्फ्रेड बिने फ्रांस से रिलेटेड है, ठीक है, फ्रांस से संबंध रखते हैं। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का एक कारक किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक दिया स्पीयरमैन ने, ठीक है। त्रिकारक सिद्धांत बुद्धि का दिया स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुकारक, ये ध्यान रखना, ये द्विकारक और बहुकारक, इनमें डिफरेंस देख लेना एक बार, ठीक है। बहुकारक दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो देखो इस तरीके से देखते हैं। बहुकारक मैंने बताया है तुम्हें, और ये कनेक्ट किस तरीके से, ये वाला कनेक्ट कैसे कर सकते हो, बहु ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, बहु कार में बैठी है, ठीक है, किसकी में? थॉर्नडाइक की में। या ऐसे भी कर सकते हो, बहु इंटेलिजेंट होनी चाहिए, ठीक है, बहु इंटेलिजेंट होनी चाहिए, ठीक है, किसकी तरह? थॉर्नडाइक की तरह। इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कनेक्ट ही करना है। वैसे मोस्टली ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखा, और ये द्विकारक वाला कई बार एग्जाम में देखा है, ठीक है। आने को तो ये आते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली ये दोनों क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते देखे हैं, तो ठीक है। और 5वें नंबर है समूह कारक सिद्धांत, ये थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ये थॉमसन ने दिया है, ठीक है। बुद्धि का पदानुक्रम, ये सिरिल बर्ट और बर्नर ने दिया है। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने दिया है। बुद्धि का त्रिआयाम, ये याद रखना, त्रिआयाम, बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बुद्धि का कै व बुद्धि का खे, ये हैब के द्वारा दिया गया। त्रितंत्र, ये इतना खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी एक बार इन पर नज़र मार लेना। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मैंने बता ही दिया तुम्हें, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से थे, जिन्होंने 4 स्तर बताए हैं, ठीक है। बालक के संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए हैं, ठीक है। तरल ठोस धारा प्रवाह, ये कैटल ने दिया है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक ये देखो 14वें नंबर पे, और देखो ये आ गया तुम्हारा बहुबुद्धि सिद्धांत, ये दिया है गार्डनर ने। देखो फिर यहाँ कन्फ्यूजन होगा, बहुकारक हमने वहाँ पे पढ़ा था, हमने कौन सा? बहुकारक, ठीक है। तो उसे ऐसे ही कनेक्ट करना जो थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक वाला, उसे ऐसे ही कनेक्ट करना, क्योंकि इनमें दोनों में कन्फ्यूजन होगा। यहाँ बहुबुद्धि दिया हुआ, तो उनको ऐसे करना, बहु कार में बैठी है किसकी में? थॉर्नडाइक की में, ठीक है। बहु कार में किसकी में बैठी है? थॉर्नडाइक की में। और इसको कैसे कनेक्ट करना? बहु की बुद्धि ज़्यादातर कहाँ रहती है? गार्डन में। इस तरीके से देखो हमें याद करने हैं, बाकी इनको वैसे मैं इस तरीके से नहीं बता रहा, लेकिन मैं कनेक्ट करने के लिए तो मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे अदरवाइज मत लेना, ठीक है, अन्यथा मत लेना। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहु की बुद्धि मोस्टली कहाँ रहती है? गार्डन में। इस तरीके से मैं कनेक्ट करा रहा हूँ, सीरियस मत लेना इस मैटर को, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे। तो और मैंने बहु कारक वाला, बहु कार में किसकी में है? थॉर्नडाइक की में, ठीक है।
इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, देखो इनके प्रकार जो दिए हैं अलग अलग जो मैंने बताए हैं तुम्हें, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है, लेकिन वो मेरे को इतना इम्पोर्टेंट कुछ लगा नहीं कि इस तरीके से कोई क्वेश्चंस पुटअप होते हों। बाकी मैं देखो बहुबुद्धि में से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो मैं इसमें से तुम्हें बता देता हूँ। बहुबुद्धि, बहू की बुद्धि गार्डन में, ठीक है। और फिर है इन्होंने बालक की बुद्धि 7 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, ठीक है। गार्डनर ने किसी भी बालक की बुद्धि में 7 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, ठीक है। 7 प्रकार उन्होंने बताए हैं, तो वो अलग अलग हैं। शाब्दिक या भाषाई बुद्धि इस तरीके से दिए हैं। मैं वैसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने शाब्दिक या भाषाई बुद्धि दी है, जिसमें कवि, वकील, लेखक, पत्रकार और तार्किक गणितीय बुद्धि में वैज्ञानिक और गणितज्ञ होते हैं। फिर उन्होंने दिए शारीरिक, गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक, संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से दिए हैं। लेकिन हमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया बहुबुद्धि का, ये बहुबुद्धि का स्थान दिया गया है, ठीक है। और उन्होंने 7 प्रकार बताए हैं, बस 7 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं, बस ये याद रखना, इतना बहुत है। जीन पियाजे का देखो यहाँ भी जिक्र हुआ है, तो विकासात्मक सिद्धांत दिया है, डेवलपमेंट थ्योरी दी है। प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से थे। 4 इन्होंने विकास की स्तर बताए थे, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, औपचारिक। 0 से 2 पहली वाली होती है, 2 से 6 ये, फिर 7 से 12 और इस तरीके से, ठीक है। तो देख लेते हैं बुद्धि परीक्षण का इतिहास, तो हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें से देखो एक आधा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, यहाँ से एक आधा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध विद्वान लेवेटर, ठीक है, 1772 में ईस्वी में विभिन्न शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किया। शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किसने किया? स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध विद्वान लेवेटर ने, ठीक है। फिर इसमें पहला वो दिया है पॉइंट, मानसिक परीक्षण, मेंटल टेस्ट, ये याद रखना, क्वेश्चन आया है कई बार। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया। कैटल ने 1890 में किया, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी जो प्रकाशित हुई थी, ये थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट किसकी पुस्तक है? कैटल की। कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत पुटअप किया जाता है, मैंने कई क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा है। 1879 में विलियम वुंट कहाँ से थे? जर्मनी से। ने जर्मनी में ही के लिप्जिंग, कोई जगह है लिप्जिंग, ठीक है, इसमें प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? जर्मनी के लिप्जिंग में विलियम वुंट ने करी थी 1879 में। ये दिया हुआ है विलियम वुंट का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ठीक है। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? विलियम वुंट ने करी थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में, ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग। और किसने करी थी? ये तुम्हारी करी थी विलियम वुंट ने 1879 में। फिर थोड़ा सा और गहराई में देखने की कोशिश करें। देखो, विनय ने 1905 में मनोवैज्ञानिक साइमन की सहायता से प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। विनय ने किया था साइमन की सहायता से। कौन सा परीक्षण? बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 थी। यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था, बालकों के लिए था। यह परीक्षण व्यक्तिगत और शाब्दिक था, जिसे विनय साइमन बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया, ठीक है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण नाम से कोई क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि कितने प्रश्नों की संख्या थी? 30 थी। 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। यह परीक्षण व्यक्तिगत और शाब्दिक था, ठीक है। फिर देखो, क्वेश्चन वैसे मैंने आता तो ज़्यादातर मोस्टली कभी देखा नहीं इसमें से, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। भारत में सन 1922 में FG कॉलेज, ठीक है, लाहौर में है, डॉक्टर DC H राइस ने शाब्दिक और व्यक्तिगत
परीक्षण बनाया था। ये इंडिया से रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 थी। यह परीक्षण 3 से 15 आयु के बच्चों के लिए था, ठीक है। इस परीक्षण को राइस ने क्या नाम दिया था? हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पाउंड स्केल या हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है, देख लिया, एक बार नज़र मार ली तो कोई वो नहीं है। फिर देखते हैं बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार देखते हैं क्या है। बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार में देखो क्या होते हैं, दो प्रकार से हैं। ये रहा एक, और दूसरा वाला ये है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ये है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होते हैं कुछ, ठीक है। पहले नंबर पे बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार कौन से? व्यक्तिगत परीक्षण बुद्धि परीक्षण होते हैं, और कुछ होते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिनमें व्यक्तिगत के भी दो प्रकार दिए हुए हैं, शाब्दिक अशाब्दिक, और सामूहिक में भी दो तरीके दिए हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो देखते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा, ये हम बताएंगे दूसरा वाला जो वैयक्तिक में इनके प्रकार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण देखते हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर ये परीक्षण करते हैं, ठीक है। ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है, एक बार में एक पे ही करते हैं। तो इसमें भी दो मैंने बताए थे, वाचिक बुद्धि परीक्षण, अवाचिक या शाब्दिक या अशाब्दिक, इस तरीके से दिया है। शाब्दिक वाचिक बुद्धि परीक्षण को शाब्दिक कहते हैं, जिसमें शब्दों के माध्यम से या सेंटेंस जो भी है, मतलब पढ़ाई लिखाई से शब्दों और वाक्यों के माध्यम से उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो वाचिक में क्या है, वाचिक में ये दिया हुआ, वाचिक बुद्धि परीक्षणों में अधिकांशतः शब्दों और वाक्यों का उपयोग होता है, ठीक है, वाचिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं इसलिए। और अवाचिक में क्या होता है, अशाब्दिक जिसको कहते हैं बुद्धि परीक्षण, इसमें क्या होता है, इसकी रचना शब्द, भाषा, शब्द, वाक्य आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देख लेना एक बार। फिर है तुम्हारा सेकंड नंबर पे सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण वह होते हैं जिनसे एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की मानसिक योग्यता की जांच की जा सके, एक से ज़्यादा व्यक्तियों की, ठीक है, ठीक है। वो था इंडिविजुअल था, ये सामूहिक ग्रुप वाला है, ठीक है। इसमें कई व्यक्तियों की जा सकती है जांच एक साथ में, उसमें केवल और केवल एक व्यक्ति की एक समय में, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के उदाहरणार्थ रूप, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, आता है पेपर में। बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत अल्फ्रेड विनय वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम सफल प्रयास करने का श्रेय, ठीक है, इनको जाता है, ठीक है, किसको? अल्फ्रेड विनय। फिर नेक्स्ट है रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। इस बुद्धि परीक्षण को रैबिन ने दिया, ये याद रखना, रैबिन ने, इंपॉर्टेंट है भाई, आता है रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो ये क्या बताया है रैबिन ने सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किया, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इस बुद्धि परीक्षण को किसी भी भाषा या संस्कृति के लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बुद्धि परीक्षण को किसी भी भाषा या संस्कृति के लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे भाषा मुक्त, ठीक है। तो सिंपल सीधी सी बात है, भाषा या संस्कृति से मुक्त जो मतलब किसी पर भी कर, तो इसका मतलब है कि भाषा की कोई बाउंडेशन नहीं है, भाषा मुक्त है, ठीक है। और संस्कृति भी मुक्त है, कि संस्कृति का ऐसा नहीं भाई इसी संस्कृति के लोगों पर किया जा सकता है, इसीलिए इसको भाषा मुक्त और संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ना तो किसी कोई भाषा का बाउंडेशन है इस पे कि इसी भाषा का कराना है, और ना ही किसी संस्कृति का बाउंडेशन है कि इस संस्कृति से रिलेटेड कराना है, इसलिए इसको भाषा मुक्त या संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। किसको? रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, रैबिन ने दिया 1927 में। नेक्स्ट हम देखते हैं जालौट बुद्धि परीक्षण, ये जालौटा द्वारा दिया गया है, और इसका हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, 100 प्रश्न होते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी जो एज है वो 11 से 16 वर्ष के व्यक्तियों पर है, बच्चों पर है, ठीक है। जालौट बुद्धि परीक्षण जालौटा ने दिया,
11 से 16 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है और 100 प्रश्न होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा गुड एन एफ, ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण, ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण, ये गुड एन एफ ने दिया है। ठीक है, मानसिक रोगियों को अस्पताल में उपचार देने से पहले उनकी बुद्धि की एक स्थूल जानकारी लेने के लिए सन 1936 में ये परीक्षण किया गया। जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं उनको अस्पताल में उपचार देने से पहले उनकी बुद्धि की मतलब जानकारी ली जाती है इसमें। ठीक है, और ये बुद्धि परीक्षण 1936 में किया, जो हैरिस डॉक्टर ए मैन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा भाटिया बुद्धि परीक्षण, जो एस भाटिया ने 1955 में दिया। प्रत्येक प्रकार के प्राणियों पर कर सकते हैं इसको, और इसको वैध और विश्वसनीय परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जोशी सामान्य मानसिक, ये इतना खैर आता नहीं है, मैंने देखा कहीं है नहीं क्वेश्चन इसका, जब भाटिया वाला तो कहीं कहीं देखा है। तो एम सी जोशी ने दिया है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, 12 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, फिर है वेस्लर बुद्धि परीक्षण, इसको भी ज़्यादा कुछ याद रखने का इतना ज़्यादा मैटर है नहीं, क्योंकि मैंने कहीं क्वेश्चन मुश्किल से ही देखा है, एक आधा बार कहीं आया है। डेविड वेस्लर ने दिया है, 16 से 60 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं बुद्धि के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या दिया हुआ है। वास्तविक आयु को क्रॉनिकल एज कहा जाता है, जो जिसे शारीरिक आयु कहते हैं, जो हमारी रियल एज होती है। ठीक है, जैसे मैं इतने साल का हो गया, मैं 18 साल का, मैं 20 साल का, मैं 30 साल का, इस तरीके से कहते हैं, ये वास्तविक एज होती है, क्रॉनिकल एज। ठीक है, CA जिसे कहते हैं शॉर्ट में। और मानसिक आयु मेंटल एज होती है, इसका विचार सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया। मानसिक आयु का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। मानसिक परीक्षण मेंटल टेस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया, ये भी ध्यान रखना। मानसिक परीक्षण मैंने पीछे भी कराया, कैटल ने दिया था, जो मानसिक परीक्षण का शब्द का जो प्रयोग किया था। और मानसिक आयु मेंटल एज जो दी थी वो सबसे पहले विचार किसका था, अल्फ्रेड बिने का। फिर नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो ये बुद्धि लब्धि शब्द का विचार टर्मन का है। ठीक है, जो शब्द का विचार था वो टर्मन का था। अब नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, क्या है, बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न और कुहलमन ने दिया। देखो, बुद्धि लब्धि इक्वल्स टू मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, इसको कह सकते हैं मेंटल एज, और ये क्रॉनिकल एज नीचे वाली MA/CA। ठीक है, किसने दी, स्टर्न ने, ये याद रखना। देखो, अब तुम कहोगे कि सर आपने तो कुछ क्वेश्चंस में ये टर्मन भी बताया है। देखो, यहाँ ये ध्यान रखना है कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, ये तो दी है किसने, स्टर्न ने, और इसमें मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो फिर हो जाता है वो टर्मन। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो टर्मन हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अर्थ है उस व्यक्ति की शारीरिक आयु। देखो, ये कहा गया है, मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, वास्तविक आयु को ही शारीरिक आयु कहते हैं। देखो, जो मैंने तुम्हें बताया था अभी पीछे, स्टर्न ने जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो ये दिया था, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। इस 100 को मल्टीप्लाई नहीं किया था किसने, स्टर्न ने। और टर्मन ने जब दिया इस 100 को उसमें मल्टीप्लाई किया, उसने दिया मानसिक आयु, टर्मन के द्वारा ये दिया गया, और स्टर्न ने 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा था सूत्र में। ठीक है, स्टर्न का 100 से मल्टीप्लाई नहीं था और इसका 100 से मल्टीप्लाई और है। बुद्धि लब्धि इक्वल्स टू क्या दिया, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, वास्तविक आयु, और मल्टीप्लाई 100, ये दिया है तुम्हारा टर्मन ने। ठीक है, ये याद रखना, ये आता है क्वेश्चन, टर्मन ने ये दिया है। वैसे 100 को छोड़ करके कि मेंटल अपॉन क्रॉनिकल, ये तो मुश्किल से आता है, लेकिन याद रख लेना स्टर्न ने वो दिया था, और 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं IQ में तो वो टर्मन ने दिया है। और ये तुम निकालना सीख ही सकते हो। बालक 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का है तो मतलब उसकी शारीरिक आयु है वो, और मानसिक आयु ये दी हुई है 4 वर्ष, तो 4/5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस तरीके से कट कर देंगे, 5 से इसको कट कर देंगे 20, और इसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, IQ 80 हो जाएगी। फिर देखो क्या दिया हुआ है, बेसल वर्ष, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। और टर्मिनल वर्ष कहते हैं जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता, वो टर्मिनल वर्ष होता है, बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं इसमें से महत्वपूर्ण जानकारी, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। देखो, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से टर्मन के द्वारा है, ये टर्मन ने दिया है। तो यहाँ से तो भाई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। 140 से अधिक
आयु के जो बच्चे होते हैं उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, जीनियस होते हैं वो, जिनका IQ बुद्धि लब्धि जिनकी 140 से अधिक हो। और ऐसे बच्चे 2% ही पाए जाते हैं, 100% में से 2% मिलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया है। फिर नेक्स्ट है 120 से 139, ये इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता, ये याद रख सकते हो। 7% बच्चे होते हैं अतिश्रेष्ठ, अति प्रखर, अत्यंत तीव्र बुद्धि, उत्तम बुद्धि के जिन्हें सुपीरियर कहते हैं, और जीनियस अलग ही होते हैं। फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं और नीचे की तरफ देखो 110 से 119, 16% बच्चे पाए जाते हैं जो तीव्र बुद्धि के होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले। ठीक है, फिर 90 से 109, ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है मोस्टली। जो 90 से 109 के बीच में होते हैं वो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, एवरेज, कि भाई हमारा बच्चा ना तो ज़्यादा पढ़ने में इतना होशियार है ना कमज़ोर है, मतलब एवरेज है, ठीक ठाक मतलब कर लेता है। तो ऐसे बच्चे 50% पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे 50% पाए जाते हैं। सामान्य वाले में से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, और एक मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे प्रतिभाशाली वाले बच्चों में से जो 140 से अधिक जिनके IQ होता है। फिर नेक्स्ट है 80 से 79, 79 नहीं 89, 16% बच्चे होते हैं मंद या मंगोलिज्म जिन्हें कहते हैं, पिछड़ी बुद्धि वाले जो होते हैं, डल एंड बैकवर्ड। फिर 70 से 79, 7% बच्चे होते हैं क्षीण बुद्धि, निर्बल बुद्धि, बिल्कुल फीड माइंडेड होते हैं। और 70 से कम वाले 2% पाए जाते हैं जिन्हें मूर्ख, मोरोन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखो यहाँ से भी, इन तीन में से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है यहाँ से। तो 0 से 25 वाले महामूर्ख होते हैं, जड़ बुद्धि जिनको इडियट कहते हैं, बिल्कुल जड़ बुद्धि जो होती है, 0 से 25 माना गया है। 26 से 50, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ ये तुम इतना याद रख सकते हो कि हाँ ये वाली रेंज यहाँ थी, ऐसे याद रख सकते हो। थोड़ा बहुत एक आधा ऊपर नीचे प्लस माइनस, एक आधा प्लस माइनस हो सकता है। 26 से 50 मूढ़ बुद्धि होते हैं, इम्बेकिल जिन्हें कहते हैं, और 51 से 69 जो होते हैं मूर्ख, मोरोन होते हैं। इस तरीके से इनमें से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। भाई मैंने कई क्वेश्चंस बहुत बार पेपर्स में देखे हैं कि जड़ बुद्धि वाले बच्चों की IQ कितना होता है, इनका कितना होता है, ये भी क्वेश्चन देखा जाता है। और एक पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं, पिछड़ा बालक कक्षा में औसत छात्रों से पीछे रहता है। पता ही है भाई, पिछड़ा बालक है तो वो छात्रों से, औसत बच्चे हैं उनसे भी पीछे रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पिछड़ा बालक बताया है, पिछड़ी बुद्धि के जो बालक होते हैं। बालक के व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात जो समस्या बन जाती है, उसके व्यवहार में कोई भी ऐसी असामान्य बात होती है जो समस्या बन जाती है, और वो समस्यात्मक बालक बन जाता है, उसे समस्यात्मक बालक कहने लग जाते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए बुद्धि लब्धि 80 से कम मानी जाती है। मंदबुद्धि बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन से शिक्षण का हमें प्रबंध करना चाहिए, कौन से शिक्षण को हमें की व्यवस्था करनी चाहिए, तो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर देखते हैं संवेगात्मक, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, संवेग होते हैं दो प्रकार के, सकारात्मक जिनको सुखद संवेग कहते हैं, और नकारात्मक जिनको दुखद संवेग कहते हैं। ठीक है, ये पहचान कर लेना। संवेग दो प्रकार के, सकारात्मक वाले को सुखद संवेग कहते हैं, नकारात्मक वाले को दुखद संवेग कहा जाता है। देखो जी, फिर यहाँ वैसे इतना खैर खास क्वेश्चंस ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सैलोवे ने किया। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि सर्वत्र चर्चित रही, इसका श्रेय अमेरिकन वैज्ञानिक डैनियल गोलमैन को जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक भी है, ये है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन बेटर मोर देन IQ। और एक चीज़ और देख लेना, संवेगात्मक बुद्धि, इसका सूत्र दिया जो गोलमैन ने दिया संवेगात्मक बुद्धि का। तो ठीक है, तो इसको किस तरीके से देखेंगे, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इमोशनल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, इस तरीके से। इतना आया तो है नहीं क्वेश्चन, बाकी फिर भी संवेगात्मक बुद्धि का ये फॉर्मूला बताया गया है गोलमैन के द्वारा। फिर भाई ये भी दिया हुआ है शिक्षा लब्धि, एजुकेशन क्वेश्चन निकालने का। तो ये शिक्षा लब्धि का सिरिल बर्ट ने दिया है, और क्या दिया है, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, एजुकेशनल एज
एजुकेशन एज या एजुकेशनल एज, ठीक है, और अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 ये भी दिया है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, बेस्ट तुम्हें कंटेंट देंगे। और अगर वीडियोस हमारी अच्छी लगें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और प्रेस कर दें घंटी वाले बटन को ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे, ठीक है। तो साथियों बने रहिए इसी तरीके से बेस्ट कंटेंट तुम्हें देंगे, ताकि तुम किसी भी, कोई भी टैट हो, एस टैट हो, सी टैट हो, कोई भी टैट हो, तो वो इजीली तुम क्वालिफाई कर सको। और एस टैट वालों के लिए ये प्लस पॉइंट है कि वैकेंसीज़ टीजीटी वाली रोकी गई हैं इस वजह से ही, और पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं जो री ऐड होना पक्का है, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।